Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Companies Act 2013 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक वेरी बेसिक और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं. What are the characteristics and features of a company? Well, ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में ही पूछा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं. ये कॉन्सेप्ट हमें कंपनी का कोड समझाता है. इससे हमें पता चलता है कि कंपनी काम कैसे करती है और ये आने वाले टॉपिक्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. बच्चों, हम जानते हैं कि कंपनी एक एंटिटी होती है जो लोग मिलकर बनाते हैं ताकि बिजनेस रन करे और प्रॉफिट अर्न करे. लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है. चाहे कंपनी को लोग मिलकर बनाएं, लेकिन जैसे ही कंपनी आरओसी के साथ, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के साथ रजिस्टर होती है, लॉ के नजर में उसका खुद का एग्जिस्टेंस क्रिएट हो जाता है. इसे कहते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और इसी वजह से कंपनी खुद भी लॉ के अंडर अकाउंटेबल होती है. अब बच्चों, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी एक अलग लीगल पर्सन बन जाती है. कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स दो अलग अलग पर्सन होते हैं. इसका मतलब कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, लोन ले सकती है और किसी के अगेंस्ट में सूट भी फाइल कर सकती है. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस देखते हैं. मिस्टर सोलोमन लेदर और शूज बिजनेस में थे. बिजनेस ग्रो हुआ तो उसने एक कंपनी बनाई, सोलोमन एंड कंपनी. वो खुद मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी था और उसने कंपनी को लोन भी दिया. सो ही वाज आल्सो अ सिक्योर्ड क्रेडिटर. कुछ टाइम बाद कंपनी लॉस में चली गई और लिक्विडेशन में चली गई. अब इशू ये था, क्या सोलोमन एंड कंपनी सेम है? क्या सोलोमन को पर्सनली लायबल माना जा सकता है? उसने कहा कंपनी अगर एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है. शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए सोलोमन को पर्सनली लायबल कंपनी के लॉस के लिए नहीं किया जाएगा. द नेक्स्ट कोर फीचर ऑफ अ कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन. बच्चों, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. इसका जन्म लॉ से होता है और इसका एंड भी लॉ से ही होता है. इसको डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता. शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी कंटिन्यू करती रहती है. एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस का. धीरूभाई अंबानी नहीं रहे, लेकिन कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है. इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन. द नेक्स्ट फीचर ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. बच्चों, कंपनी शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को. जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं. शेयर्स एक एसेट है और एसेट होने की वजह से आप इसे बेच सकते हो एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. अब अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर अलाउड है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे होते हैं. द नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. वेल, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी पार्टनर और सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. नाउ लिमिटेड अप टू व्हाट? जितना उसने इन्वेस्ट किया है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर मेरे पास 100 शेयर्स है एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो कंपनी को कितना भी लॉस हो, मेरी लाइबिलिटी एज अ मेंबर उस कंपनी के लिए सिर्फ 100 शेयर्स तक की लिमिटेड होगी. दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी. ना बच्चों, यहाँ पर भी दो टाइप की कंपनीज होती है. वन इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स एंड द अदर इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी. नेक्स्ट इज कॉमन सील. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो कैसे साइन करेगा? इसी के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सील इज इन प्लेस, जो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है. लेकिन बच्चों, आज के टाइम में कॉमन सील एक ऑप्शनल कॉन्सेप्ट हो गया है. आज कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे हर कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स साइन कर लेते हैं. The next concept is capacity to enter into contract. अब हम सब जानते हैं कंपनी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है और वो खुद अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है. लेकिन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर करती है तो कंपनी के पास दो लिमिटेशंस होते हैं. नंबर 1 लिमिटेशन इज नेचुरल लिमिटेशन. ऑफ कोर्स कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद साइन सिग्नेचर नहीं कर सकती कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट को, इसीलिए डायरेक्टर साइन करते हैं फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. और दूसरा लिमिटेशन है लीगल लिमिटेशन. मतलब कंपनी सिर्फ वही काम करेगी जो उसके एमओए एंड एओए में लिखा हुआ है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है. अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई काम या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अग्रीमेंट एंटर करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायस एक्ट कहते हैं एंड दोज एक्ट एंड दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड. The next feature of a company is separation of ownership and management. याद करो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस. यहाँ सोल प्रोप्राइटर फंड भी खुद लाता है, बिजनेस को भी खुद ही मैनेज करता है. इसका मतलब यहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों का पावर एक ही इंसान के पास है. लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है. यहाँ शेयर होल्डर्स होते हैं
ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को फंड करते हैं बाय परचेसिंग शेयर्स, और जो फंड आता है उसको बिजनेस में एफिशिएंटली मैनेज करने का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अब बच्चों एक सिंपल सी बात समझो, अगर किसी एक इंसान को सारे काम दे दिए जाए तो मिस्टेक्स और गूफ अप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर काम प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए तो फोकस बढ़ता है, अटेंशन टू डिटेल इंप्रूव होती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट कंपनी में अप्लाई होता है। फंड्स अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स की है और उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो ब्रॉडली दो कैटेगरी के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन जो बाय बर्थ एग्जिस्ट करते हैं जैसे मैं और आप, लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के थ्रू क्रिएट होते हैं जैसे कंपनी। इसीलिए कंपनी को कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते कंपनी के पास कुछ राइट्स भी होते हैं। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, किसी के अगेंस्ट में सूट भी फाइल कर सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कंपनी लॉ से बनी है इसका एंड भी लॉ से होगा, यानी वाइंडिंग अप भी लॉ ही करता है। इसीलिए हम कहते हैं कंपनी को मौत से डर नहीं लगता साहब, इसे लॉ से लगता है। अब लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट व्हील, ये खुद एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं जल्द एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम शॉर्ट में इसे समझते हैं। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मान लो कंपनी में जीएसटी रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट इज 10th ऑफ एवरी मंथ। अब किसी रीजन की वजह से ये रिटर्न फाइल नहीं हुआ और अथॉरिटी ने कंपनी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी। अब मुझे बताओ, क्या कंपनी के पास खुद की इंटेलिजेंस है कि वो डिसाइड करे कब फाइलिंग करनी है और कब नहीं, या फिर ये डिले एक्चुअली किसी एम्प्लॉय की वजह से हुआ है? यहाँ क्लियरली कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास अपनी सोच या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है, फिर भी पेनल्टी कंपनी को लग रही है। तो क्या ये फेयर है? इसी जगह पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कंपनी के एक डायरेक्टर ने अपने किसी रिलेटिव को हेल्प करने के लिए उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। अब उस बंदे ने कंपनी को चूना लगाते हुए कंपनी के नाम पर लाखों रुपए के इनवॉइसेस रेज कर लिए और उनका पेमेंट भी रिसीव कर लिया। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में कंपनी के उस डायरेक्टर को भी पर्सनल फायदा हुआ। कुछ महीनों बाद ये फ्रॉड सामने आ गया और कंपनी को काफी बड़ा मॉनेटरी लॉस सफर करना पड़ा। अब मुझे बताओ इसमें गलती किसकी है? क्या कंपनी की? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी ने ही एंटर किया था। वेल यही जगह है जहां कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पिक्चर में आता है। व्हील का मतलब होता है पर्दा। इस केस में रियल कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कॉर्पोरेट का पर्दा उठाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ता है कि इस फ्रॉड के पीछे एक्चुअल इंसान कौन है, और यहाँ आंसर है डायरेक्टर। भले कंपनी के नाम पे साइन हुआ है, लेकिन कंपनी के पास खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो डिसाइड करे कि क्या सही और क्या गलत है। कंपनी के ब्रेन्स का काम कौन करता है? ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स। इसीलिए लॉ कहता है ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाए ताकि रियल पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाए एंड उसे उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाए। सो बच्चों दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। आई होप you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. Also for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.